बच्चों, हमारे पास आज जो टॉपिक है हम उसमें कवर करेंगे वो हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे से हैं चैप्टर 7 के, उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले जिसे हम कवर करेंगे इसमें वो है पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, या इस तरह कहिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसे नापने का जो टूल है दैट इज पीएच। यानी कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसे किस तरह से बताया जाएगा, तो उसे हम पीएच के हिसाब से बताएंगे कि पीएच वैल्यू से हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम इसको बेसिक डिफाइन करें कि पीएच है क्या, तो पीएच के हम बेसिकली क्या कहते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, या इस तरह कहिए कि पीएच क्या है, तो पीएच H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है, उस H प्लस आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लोगैरिथम है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन में मौजूद H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम क्या कहलाता है? pH ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जो कुछ भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आएगी उसको अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो वो क्या कहलाएगी? pH वैल्यू कहलाएगी। यानी pH क्या है? नेगेटिव लोगैरिथम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा देखें, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों, ये बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल नेगेटिव वैल्यूज होती है बेसिकली। इसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे होते हैं आमतौर पे, वो बहुत कम होती है। तो इसको ज़रा अगर हम इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू को ज़रा प्रोमिनेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम उसका नेगेटिव लोगैरिथम ले लेते हैं, जिससे pH की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और फिर हम कहते हैं सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा अब देखें, अगर हम इसको ज़रा पानी के हिसाब से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, तो अगर हम इसको पानी के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो देखिए पानी एसिड और बेस दोनों तरह से अमल करने की सलाहियत रखता है। पानी के पास ये सलाहियत है कि वो एसिड भी बिहेव कर सकता है, क्या मतलब H प्लस आयन दे सकता है, और वो साथ ही साथ बेस भी बिहेव कर सकता है, क्या मतलब, यानी वो H प्लस आयन ले भी सकता है। तो पानी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो एसिड भी बिहेव कर सकता है और बेस भी बिहेव कर सकता है। आपके पास एग्जाम्पल है, देखें अमोनिया NH3 पानी का H प्लस आयन कैप्चर कर रहा है, तो पानी से H प्लस आयन निकल के अमोनिया के पास चला गया, तो पानी ने किस तरह बिहेव किया? H प्लस आयन डोनर के तौर पे, यानी एसिड के तौर पे। सिमिलरली HCl का H H2O के पास चला गया, जैसे H3O प्लस मिल गया, तो ये H2O का ऑक्सीजन इस H प्लस को कैप्चर कर रहा है, लिहाजा H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाला बन गया, जिसे हम बेस के तौर पे जानते हैं। अच्छा एक चीज़ जहन में रखें, जैसे मिसाल के तौर पे पानी, तो पानी के अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन का अमल होता है, क्या मतलब, पानी खुद ही से टूट के H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि पानी H प्लस भी दे सकता है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा पानी एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी बिहेव कर सकता है। कैसे? H प्लस आयन दे रहा है, एसिड ले रहा है, बेस H प्लस आयन अगर ले रहा है तो बेस H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड, तो इसका मतलब ये निकला कि पानी सेल्फ आयोनाइज करने की सलाहियत रखता है। तो पानी अगर सेल्फ आयोनाइज करने की सलाहियत रखता है तो पानी H प्लस आयन भी देता है, और इसके नतीजे में हासिल होता है हमारे पास OH नेगेटिव आयन। यानी देखिए पानी में से H प्लस निकालेंगे तो बचेगा क्या? OH किस हालत में? नेगेटिव हालत में। तो पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन के नतीजे में हमें H प्लस आयन भी मिलता है और OH माइनस आयन भी मिलता है। ठीक है, अब अगर हम पानी में H प्लस आयन और OH आयन की मिकदार मालूम करना चाहें, कंसंट्रेशन मालूम करना चाहें, तो बच्चों उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की मदद से मालूम किया कि पानी के H प्लस आयन और OH माइनस आयन की
मिकदार कंसंट्रेशन कितनी है, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मिकदार H+ आयन की और OH- आयन की दोनों की बराबर है, और हर एक की कितनी है 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 मोलर। यानी H+ आयन की पानी में कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 एक्सपोनेंशियल -7 मोलर, और साथ ही साथ OH आयन की भी कितनी होती है, तो 1 एक्सपोनेंशियल -7 मोलर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब हम, आपको याद होगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP पढ़ रहे थे, तो हम बोलते थे AgCl को तोड़ा तो क्या मिला Ag+Cl-। एक AgCl तोड़ा तो कितने Ag मिले, एक Ag+, और कितने Cl मिले, एक Cl-, है ना। तो इसी तरह एक पानी का मॉलिक्यूल तोड़ा तो कितने H+ आयन मिले, एक। OH आयन कितने मिले उसकी निस्बत, एक ही मिला। तो सेम बात यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं इन दोनों को इस तरह पढ़ लूँ कि H+ आयन और OH- आयन ये दोनों डिसोसिएशन ऑफ द वाटर है, सही है। तो ये हमारे पास कुछ KSP की तरह की कंडीशन बन जाएगी। KSP क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। तो देखें यहाँ कैटाइन कौन है, H+ आयन, एनाइन कौन है, OH- आयन। ये KSP की जगह क्या रहता है KW। KSP का मतलब क्या था, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, एक और अंदाज से बोले सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। KSP को हम इस तरह भी कह सकते हैं, सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो KW क्या है हमारे पास, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं देखिए भाई पानी के अंदर H+ आयन कितना है, तो अभी पता चला हमें 1 एक्सपोनेंशियल -7, OH आयन कितना, 1 एक्सपोनेंशियल -7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जैसे KSP निकलता है वैसे KW निकल जाएगा। कितना आ गया, 1 एक्सपोनेंशियल -14। अब ये क्या है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 एक्सपोनेंशियल -14। पानी के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 एक्सपोनेंशियल -14। अच्छा, ये तो पानी की बात हो गई। पानी वो जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करता है, लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक सोल्यूशन की तो क्या होगा, तो बोलेंगे देखें अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है जैसे पानी, तो उसमें H+ आयन और OH आयन माइनस बराबर होता है ना। OH आयन और H+ आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है कब, न्यूट्रल सोल्यूशन में, पानी में। लेकिन अगर सोल्यूशन एसिडिक है, अब तो बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिक है तो एसिड वाला हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, बेस वाले हिस्से से। अच्छा, एसिड वाला हिस्सा कौन होता है, H+, बेस वाला हिस्सा कौन होता है, OH-। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो H+ आयन की मिकदार यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होगा बनिस्बत OH- आयन। सिमिलरली अगर बेसिक आयन है तो फिर वो बेसिक सोल्यूशन है, तो बेस का मतलब है बेसिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत एसिड कंसंट्रेशन की। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं एसिड के लिए H+ आयन लिख रहा हूँ, बट H+ आयन की जगह H3O+ लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों ध्यान में रखो, H+ आयन पानी में आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब ये कि पानी में H+ आयन आज़ाद हालत में मूव नहीं करता, बल्कि पानी का ऑक्सीजन H+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेता है। आप अपने नोट्स में देखिएगा, अपने रजिस्टर में देखिएगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग जहाँ पढ़ाई थी वहाँ मैंने आपको ये बात एग्जाम्पल लिखवाई थी कि देखें पानी का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो H+ आयन की जगह दरअसल पानी में H3O+ होता है, और इसी को हम एसिड कॉम्पोनेंट कहते हैं। असल में H+ है, लेकिन क्योंकि H+ पानी में स्टेबल नहीं होता तो फ़ौरन पानी का ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। OH आयन के साथ ऐसा नहीं होता, पानी का मॉलिक्यूल OH आयन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, लिहाजा OH आयन एज इट इज़ मौजूद रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जब हम कभी भी हम एसिड की बात करेंगे तो हम H3O+ का मतलब एसिड लेंगे। कोई बात नहीं, आप H+ भी ले सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि H+ नहीं H3O+ लिया जाता है। अच्छा चलो ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा देखें, पानी की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। पानी की pH वैल्यू 7 होती है, तो pH का मतलब क्या है, H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ का मतलब है H3O+, है ना, इसकी कंसंट्रेशन। अच्छा ज़रा देखो, पानी में H+ या H3O+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है न्यूट्रल सोल्यूशन में, 1 एक्सपोनेंशियल -7, है ना। अब इसका यानी 1 एक्सपोनेंशियल -7 की pH ले लो, यानी
इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव लोगैरिथम है ना, इसका लोगैरिथम लो, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर निकलता है 7 है ना। पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 7 आ जाएगी है ना, यानी पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, पानी होता है न्यूट्रल। यहाँ से हम एक उसूल निकाल लेते हैं और वो क्या कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 होगी इसका मतलब वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। क्यों न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इनमें एसिड कंपोनेंट H+ और बेसिक कंपोनेंट OH- दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं है ना। जब दो चीज़ें बराबर होंगी, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, ऑपोजिट नेचर की चीज़ें हैं ये H+ और OH-, H+ एसिड है, OH- बेस है ना, ऑपोजिट नेचर की चीज़ें जब बराबर होती हैं, जब ऑपोजिट नेचर की चीज़ें बराबर होती हैं तो चीज़ें न्यूट्रल होती हैं है ना। हम एटम के बारे में बोलते हैं न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर हो गई तो न्यूट्रल हो गया है ना। अच्छा, अब एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, H+ आयन की मिकदार ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब क्या होगा, अब या तो ये वैल्यू 1 की जगह 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स होगी, या ये पावर -7 की जगह -7 की जगह या तो -6 होगी या -5, 4, 3, 2, यानी ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये हमारे पास कम होती जाएगी, तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में पीएच वैल्यू क्या होती है, हमेशा 7 से कम होती है ना। यानी अगर कोई भी सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है तो आप क्या कहेंगे, वो एसिडिक है। और अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर क्या कहना चाहिए हमें, फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, बेस है ना, वो क्या है, बेस। अच्छा, ऐसे नेचर मालूम करने के लिए हमारे पास क्या था, हमने एक स्केल बना लिया, यानी पीएच की मुख्तलिफ वैल्यू की बुनियाद पे हमने स्केल बना लिया। और वो स्केल क्या है बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे ख़त्म होता है ना। पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 पे ख़त्म होती है। 0 तो चले स्टार्ट हो गया, 14 पे क्यों ख़त्म हो रही है तो उसकी वजह देखें, ध्यान में रखें। पीएच स्केल में पीएच वैल्यू 14 तक ही क्यों होती है, तो बच्चों उसकी वजह है पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल 14 होता है। ध्यान में रखें, यही जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है ना, यही जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है ना, आम तौर पे यही पीएच वैल्यू बनती है ना। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ही आम तौर पे पीएच वैल्यू बन जाती है। कब, अगर ये हमारे पास ये मैंटेसा होता है ये और ये करेक्टरिस्टिक होता है ना, ये मैंटेसा अगर 1 है तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू ही पीएच वैल्यू होती है ना। अब देखें, पीएच वैल्यू यहाँ करेक्टरिस्टिक मैंटेसा 1 है तो करेक्टरिस्टिक क्या है 14, तो पीएच की वैल्यू भी क्या हो सकती है, मैक्सिमम 14 हो सकती है। 0 से लेके क्या हो सकती है, 14 तक हो सकती है। तो 0 से 7 है ना, 7 तो मिड पॉइंट है, न्यूट्रल। 7 से कम है तो एसिडिक और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है ना। अब जितना 0 के करीब है उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना 14 के करीब है उतना ज़्यादा बेस। तो ये 0 से 14 तक की जो डिजिट वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पीएच स्केल कहते हैं है ना। इन्हें क्या कहते हैं हम, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगी ये बात। अच्छा, अब हमारे पास इससे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक है ना, पीएच से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या, पीएच के बाद हमारे पास पीएच जो एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन या बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताता है, तो उससे ऑनवर्ड्स हमारे पास चीज़ आती है बच्चों, और वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है ना। हमारे पास अब ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है आपके ख्याल में, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो, किसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जरा सोचें। ठीक है ना, जरा सोच के बताएं ज़रा कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, इससे क्या बात हमारे ज़हन में आती है। हाँ भाई, क्या है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ें हैं जो आपस में मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं है ना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ है, मिसाल के तौर पे एसिड और बेस, ये दोनों आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है ना, इस अमल को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब इसके नतीजे में क्या बनता है, एक तो बनता है सॉल्ट और साथ में पानी भी बन सकता है, जरूरी नहीं है पानी बन सकता है ना, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, कॉमनली ऐसा ही है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वरना सॉल्ट तो बनता ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है पानी बने लेकिन सॉल्ट तो बनता ही है। ठीक है, तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट एंड वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है,
इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन असल में है क्या? असल में है ये कि एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। असल चीज़ क्या है न्यूट्रलाइजेशन में कि H+ और OH- एक दूसरे को कंज्यूम कर दे रहे हैं। जो पानी बन रहा है ना वो इसलिए बन रहा है कि दोनों जो एसिड कंपोनेंट H+, बेसिक कंपोनेंट OH-, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास पानी बन रहा है। और इसी अमल का नाम दरअसल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये जो न्यूट्रलाइजेशन है भाई ये दो तरह की है ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, दो तरह की, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। क्या मतलब हुआ जरा समझाओ मुझे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड के पास जितने H+ आयन थे या बेस के पास जितने OH आयन थे सब के सब खत्म हो गए, है ना। एसिड के पास जितने H+ आयन थे, बेस के पास जितने OH आयन थे, सब के सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गए। इसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अच्छा, अब एक और भी चीज, एक और भी अंदाज से समझ सकते हैं। देखो इसके नतीजे में क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट को देखो, ये हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट है। क्या इस सॉल्ट में H+ मौजूद है? नहीं, यानी सॉल्ट के पास एसिड कंपोनेंट H+ मौजूद नहीं है, एसिडिक सॉल्ट नहीं हुआ। फिर क्या इसके पास OH- मौजूद है? इस सॉल्ट के पास OH- मौजूद है? नहीं, OH- भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब इसके पास बेसिक कंपोनेंट भी मौजूद नहीं है। तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास ना तो एसिड कंपोनेंट हो ना ही बेसिक कंपोनेंट हो, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट उस वक्त बनते हैं बच्चों जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, है ना। ऐसे सॉल्ट जिनके पास एसिड कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट ना हो, ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। अच्छा जी, तो फिर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नाम से समझ में आ रही होगी बात। पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं हो रही है ना, कुछ ना कुछ बच रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे H2SO4 के बाद 2 H+ देने की सलाहियत है, NaOH के बाद 1 OH देने की सलाहियत है। तो इसका 1 OH इसके 1 H को तो कैप्चर कर सकता है, लेकिन क्या इसके पास से दोनों H कंज्यूम हो गए? नहीं जी, हम बोल रहे हैं इसके पास सॉल्ट तो बना, लेकिन ऐसा सॉल्ट जिसके पास अभी भी H यानी एसिड कॉम्पोनेंट मौजूद है। लिहाजा बनने वाला सॉल्ट क्या हुआ, एसिडिक सॉल्ट हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ पर आओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से। HCl कितने H दे रहा है, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे रहा है, 2। अब एसिड तो 1 H+ दे रहा है, ये 1 OH- ही दे पाएगा। इसके नतीजे में बेस हिस्सा यानी OH पार्ट ऑफ द बेस सॉल्ट बनने के बावजूद इंटैक्ट है ना। सॉल्ट तो बन गया लेकिन अभी भी OH इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये सॉल्ट क्या हुआ, बेसिक सॉल्ट है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। क्या मतलब ये जितने एसिड चाहिए थे बेस को कंज्यूम करने के लिए, हमारे पास उतने नहीं थे। जब मिकदार से ये कहता है इक्विवेलेंट, है ना, जब बेस का इक्विवेलेंट और एसिड का इक्विवेलेंट बराबर हो, क्या मतलब, यहाँ पे 2 H+ आ रहे हैं और यहाँ से 2 OH आ रहे हैं। एक तो 1 दे रहा है लेकिन हमारे पास 2 मिकदार में है ना, 2 मोल है, तो इसका मतलब 2 आ रहे हैं। जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जबकि इक्विवेलेंट बराबर ना हो, मतलब यहाँ से 2 H+ है लेकिन 1 OH- है, तो फिर हमारे पास यहाँ एसिडिक सॉल्ट बना और यहाँ क्या है, 1:2 का रेशो है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बना। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या है, अभी इनकी फर्दर न्यूट्रलाइजेशन की जा सकती है। मतलब क्या, इसमें मज़ीद बेस ऐड किया जा सकता है और इसमें मज़ीद एसिड ऐड किया जा सकता है। ये हमारे पास बच्चों क्या है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का अमल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम हमारे पास, अब जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर बेसिकली क्या है, बेसिकली हमें ये बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। कैसे बताते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर किस तरह चेंज करते हैं, जैसी pH ऑफ द सोल्यूशन चेंज होती है, इनका कलर चेंज हो जाता है। ऐसी क्या ख़ास बात है इनके पास, तो बच्चों ये दरअसल ख़ुद इंतहाई कमज़ोर से एसिड है या बेस है। बेसिकली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक बेस हैं और बहुत कमज़ोर से होते हैं, ठीक है। और इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये आयोनाइज होने के बाद आयोनाइज स्टेट में
कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आयोनाइज होने के वजह से इनमें कलर आ जाता है, यानी इनकी अनआयोनाइज फॉर्म का कलर अलग होता है और आयोनाइज फॉर्म का कलर अलग होता है। तो जैसे ही पीएच चेंज होती है तो आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है ना। आयोनाइजेशन चेंज होती है तो कलर चेंज हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि बस अब मज़ीद इसमें एसिड या बेस डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। अच्छा, एक बात तो बड़ा ध्यान में रखें, आपके वाइवा में पूछी जाती है बातें, और वो क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर फिनोप्थलीन इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर है ना, हम जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, दो तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। दो तरह के इंडिकेटर आपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किए। तो चॉइस ऑफ इंडिकेटर स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंडेंट है ना, बेस की सलाहियत पर डिपेंड। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर फिनोप्थलीन चाहिए होगा, जबकि बेस वीक है, वीक बेस के लिए मिथाइल ऑरेंज, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोप्थलीन। ठीक है ना, ध्यान में रखें। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे देखें, हमारे पास एक कोई इंडिकेटर जिसके बाद ये एक वीक एसिड है, ये इंडिकेटर वीक एसिड। अब एसिड है तो ये दो हालतें होंगी इसकी, एक आयोनाइज और एक अनायोनाइज। आयोनाइज और अनायोनाइज हालत के दरमियान वजह से क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है। मिसाल के तौर पे HIN इंडिकेटर है जिसमें H इंटैक्ट है, अनायोनाइज स्टेट है, इसका कलर क्या है? रेड। लेकिन जैसे ही आयोनाइज होगा, क्या मतलब? H प्लस आइन IN यानी इंडिकेटर पार्ट से अलहदा हो गया, निकल के चला गया, जुड़ नहीं रहा अभी ऐसे, है ना, अलहदा हो गया। कैसे अलहदा हो गया? यकीनन इस H प्लस को किसी ने खा लिया होगा, है ना, इस H प्लस को किसी ने कंज्यूम कर लिया होगा ही नहीं है, बचा ही नहीं होगा, तो जाहिर है आईएन से जुड़ने वाली भी चीज़ नहीं है, तो फिर आईएन नेगेटिव हालत में आज़ाद पड़ा होगा। आज़ाद पड़ा होगा तो आईएन नेगेटिव का कलर क्या होता है? येलो। जुड़ जाए तो रेड हो जाएगा, अलहदा हो जाए तो येलो हो जाएगा। अब क्या होता है, देखो अब क्या हुआ। अब हुआ ये कि अब इस सोल्यूशन के अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम बेस डालना शुरू करें तो क्या होगा? बेस H प्लस को खाना शुरू कर देगा। H प्लस को खाना शुरू करेगा तो ये जो अभी इक्विलिब्रियम है इनके दरमियान, वो क्या होगा? जब H प्लस ख़त्म होता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है, रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास H प्लस साइन कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास H प्लस आइन की मिकदार कम होती जाएगी, है ना। H प्लस आइन की मिकदार कम होती जाएगी तो आईएन नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो फिर कलर रेड से येलो की तरफ मूव करता चला जाएगा, है ना। अब इसी तरह अगर हम H प्लस आइन ऐड करना शुरू कर दें तो क्या होगा? यानी बेस की जगह एसिड डालना शुरू कर दें तो क्या होगा? अब होगा ये कि आईएन के पास H प्लस ज़्यादा है तो जुड़ना आसान होगा, तो फिर टूटना मुश्किल, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के। याद है हमने ली चार्टिया पढ़ा था, तो क्या था? प्रोडक्ट की मिकदार कम करें तो फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ा दें तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना। हमने ये बात पढ़ी थी वहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर H प्लस आइन ऐड कर दें तो फिर रेड कलर हो जाएगा, और अगर H प्लस आइन ख़त्म कर दें, कैसे? बेस ऐड करके, तो फिर येलो की तरफ कलर होता चला जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ज़रा याद करो, प्रैक्टिकल तुम लोगों ने पढ़े, है ना। प्रैक्टिकल करें तो उसके अंदर क्या होता था भाई? तुम बीकर के अंदर एसिड लेते थे, फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप तुम फिनोप्थलीन के डालते थे ना, पोलियो की कतरे पिलाते थे उसको 2 ड्रॉप, ठीक है ना। अच्छा, सोल्यूशन क्या होता था? अभी कलरलेस होता था, है ना। सोल्यूशन क्या होता था? कलरलेस होता था। फिर क्या करते थे? तुम ब्यूरेट से बेस डालना शुरू करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंक कलर आता था और गायब हो जाता था, फिर एक वक्त आता था कि पिंक कलर कांस्टेंट हो जाता था। क्यों कांस्टेंट हो जाता था? तो देखो, पहले H प्लस आइन मौजूद ज़्यादा थे तो आईएन उससे जुड़ रहा था, कलर आके जा रहा था। फिर जब बेस डाला तो बेस आके H प्लस आइन खाता चला गया, तो फिर H प्लस आइन कम होते चले गए, तो फिर आईएन नेगेटिव ज़्यादा होते चलेगा, तो एक वक्त आएगा H प्लस आइन सारे ख़त्म हो गए। जैसे ही H प्लस आइन सारे ख़त्म हो गए तो बचा कौन? आईएन नेगेटिव। अब आईएन नेगेटिव का कलर क्या था? पिंक था वहाँ पे, है ना। आईएन नेगेटिव का वहाँ कलर क्या था? पिंक था। तो क्योंकि आईएन नेगेटिव के बाद अब H प्लस आइन है ही नहीं, तो कलर पिंक कांस्टेंट हो गया, और जैसे ही पिंक कलर कांस्टेंट हुआ, हमने बोला भाई अब इसमें H प्लस आइन ख़त्म हो गए। H प्लस आइन ख़त्म हो गए तो इसका मतलब मज़ीद बेस डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बेस डाल रहे थे H प्लस आइन खाने के लिए, अब H प्लस आइन
ही ख़त्म हो गए तो फिर मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका बेसिक फिनोमेना। तो इस बात को ऐसे समझो, जो मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। समझो हमारे पास ये जो इंडिकेटर का मॉलिक्यूल है ये बादशाह है ना, ये क्या है, बादशाह है, और इसके साथ जो इसके सिपाही हैं वो H+ आयन है, और इनसे जो जंग लड़ने के लिए आ रहा है वो बेस है OH- आयन। तो भाई जब लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि जो बेस हैं वो सिपाही H+ आयन को खाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता H+ आयन यानी इंडिकेटर के सिपाही ख़त्म होते चले जाएंगे। इंडिकेटर के सिपाही ख़त्म होते चले जाएंगे तो इंडिकेटर यानी बादशाह एक्सपोज होता चला जाएगा, है ना। फिर आखिर में आखिरी सिपाही भी मर जाएगा। अब जब आखिरी सिपाही भी मर जाएगा तो बचेगा सिर्फ इंडिकेटर का H+, है ना। तो आने वाले OH आयन क्या करेंगे, इंडिकेटर का H+ भी यानी बादशाह का सर काट देंगे। जैसे ही बादशाह का सर काटेंगे वैसे ही सॉल्यूशन लाल हो जाएगा, है ना। जैसे ही सॉल्यूशन लाल हुआ इसका मतलब अब मज़ीद जंग लड़ने की या OH आयन देने की ज़रूरत नहीं है, जंग ख़त्म हो गई है, आप जंग जीत गए, है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस बीकर को उठा के पीरियोडिक रीडिंग लेके आपने अपना कैलकुलेशन का पार्ट सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, कहानी समझ में आई। बिल्कुल यही वाला काम होता है यहाँ पे भी। अच्छा देखो, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ इंडिकेटर्स हैं और उनकी कुछ कलर में सोल्यूशन, एसिडिक में क्या कलर होता है, बेस में क्या कलर होता है और न्यूट्रल में क्या कलर होता है, ये MCQs के हवाले से बड़े अहम होते हैं, तो इनको ज़रा कोशिश कीजिएगा आप याद कर लें। ये मैंने आपको जो बताया था कि भाई ये जो इंडिकेटर होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, तो ये इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा पूछा कभी नहीं आता, बस सिर्फ आपकी मालूमात के लिए एक्स्ट्रा तौर पे बताया गया। फिनोफ्थलीन ये है, मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर ये। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।